हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अगेन। बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे और मजे में होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है आपका आईसीएसई क्लास 6 बायोलॉजी का चैप्टर 5, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ, जिस बुक से मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सृजन पब्लिकेशन की बुक से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बट एज यूजुअल, यदि आप चैनल पे गाइस नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए चैप्टर पे टूट पड़ते हैं। तो बच्चों, ये इस चैप्टर का बेसिकली पार्ट सेकेंड है, और जो पार्ट वन है जहाँ पे हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा था, और साथ ही साथ इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसके ऑर्गेन्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली इन्वॉल्व होते, इसके बारे में पढ़ रखा है। तो आज जो हम लोग टॉपिक बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके दिमाग में है कि भाई कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले, तो बच्चों मैं बता दूं, आज इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 68 से स्टार्ट करेंगे, जहां पे हमारा जो टॉपिक बच्चों होने वाला है वो है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। देखो, अभी आप क्लास 6 में आए हो, फर्स्ट टाइम बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट टाइम बायोलॉजी पढ़ रहे हो, और इसके पहले कई सारे टॉप चैप्टर्स हमने एक्चुअली कंप्लीट करा है। बट रेस्पिरेटरी सिस्टम आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली मैं फिर से आपको बता दूं, वो सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, यानी कि ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और पूरी प्रोसेस अंदर में बॉडी में हो जाने के बाद फिर श्वास को वापस छोड़ देते हैं। बेसिकली हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये चीज़ आपको पहले से पता होगा। फिर आप सोचोगे सर कुछ नया बताओ, ये तो मैं पहले से जान रहा हूँ। तो भाई बच्चों, नई जो चीज़ है वो ये है कि आज के इस चैप्टर में हम लोग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। कौन कौन से स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, कौन से स्टेप्स यहाँ पे आते हैं, और तब जाके हमारा जो रेस्पिरेशन है, यानी कि ब्रीदिंग लेने की, श्वास लेने का जो पूरा प्रोसेस है, शुरू से लेके एंड तक ए टू जेड, वो कंप्लीट होती है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले स्टेप्स बताता हूँ। इसमें से जो स्टेप्स आती है वो पहला आपका ब्रीदिंग आता है। सेकेंड जो स्टेप्स बच्चों वो आपका आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। थर्ड इज इंटरनल रेस्पिरेशन। एंड फोर्थ एंड लास्ट जो बच्चों हमारा आता है उसे हम लोग कहते हैं सेलुलर और सेल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दी हुई है, बट हम वो अभी नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का जो टॉपिक है ब्रीदिंग, इसे समझेंगे, और ब्रीदिंग के बाद हम लोग जो हमारा रेस्पिरेशन टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग भी बेसिकली एक प्रोसेस है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में से, हम जहाँ पे हैं उसके आसपास में से फ्रेश एयर को लेते हैं, ताकि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन मिल सके। ऑक्सीजन के यूज करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसे रिलीज करेंगे, है ना। तो ये जो प्रक्रिया है उसे हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। इट इज अ फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। इट इज प्रोसेस ऑफ पंपिंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। बेसिकली क्या करते हैं इस प्रोसेस में, ब्रीथिंग में, हम लोग लंग्स में ऑक्सीजन को लेते हैं, उन एयर को वापस छोड़ देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, छोटी सी प्रोसेस, लेना और बस छोड़ देना, इसके अंदर की कोई काम को हमें इसमें नहीं करनी है। तो ये कहलाता है आपका ब्रीदिंग, और ये एक फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है बस इतनी सी होती है कि हम लोग लंग्स के हेल्प से इन एयर्स को एक बार लंग्स में पंप इन करते हैं और फिर पंप आउट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग क्या होती है, कौन कौन से प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चों, प्रोसेस जो ब्रीदिंग में वो सिर्फ दो हैं। पहला है ऑक्सीजन का लेना, और ऑक्सीजन को बॉडी में लेना, लंग्स में लेना, ये कहलाएगा हमारा इनहेलेशन। और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, और ये प्रोसेस कहलाती है एक्सहेलेशन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्सीजन को लेना कहलाएगा इनहेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने जो प्रोसेस कहलाता है एक्सहेलेशन। तो ये जो है ब्रीदिंग को हेल्प कर रहा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो इनहेलेशन है, यानी जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो कौन से काम हो रही होती है ऑक्सीजन की हेल्प से, अंदर में क्या चल रहा होता है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे जो रिब्स है वो रेस्ड अपवर्ड। जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो हमारा जो चेस्ट है वो थोड़ी सी ग्रो होता है, फूल जाता है। हाँ, ये जो चेस्ट है इसमें क्या होती है, जब इसमें लंग्स में एयर को हम लोग लेते हैं तो जो हमारा डायाफ्राम है वो नीचे जाती है, जो चेस्ट है वो थोड़ी ऐसे फैल जाती है, और जो हमारा चेस्ट है वो थोड़ी सी ऐसे अपवर्ड में मूव करते हैं, यानी कि पूरे थ्री डायरेक्शन में जो हमारा चेस्ट है वो मूव करता है, कॉन्टैक्ट होता है। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ थोरेटिक कैविटी एंड द लंग्स इंक्रीजेस एंड द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेस। तो क्या कह रहा है कि ये जो फिगर आप देख रहे हो ना, इसमें यहाँ पे ये जो बीच में आपको सेंटर में स्पेसेस दिख रही है, इसे हम लोग थोरेटिक कैविटी कहते हैं ना, वो बढ़ जाती है, और इसकी वजह से लंग्स के अंदर में जो एयर होती है, इसकी जो प्रेशर है वो कम हो जाती है। देखो, कोई भी चीज़ का ना, यदि आप उसका डायमेंशन बढ़ा देते हो, उसका क्षेत्रफल, वॉल्यूम बढ़ा देते हो, तो उसके अंदर में जो भी एयर्स वगैरह होंगी, उसका जो डेंसिटी है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाता है। जब लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो एयर का कम हो जाता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट होता है वो तो अभी भी अपने एज यूजुअल पोजीशन पे होता है। दैट मीन्स अब क्या होता है, यदि लंग्स के नीचे मीन्स अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाती है, तो बाहर का जो प्रेशर है वो अपने आप ज़्यादा हो जाता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कोई भी चीज़ हायर ऊंचाई से लोअर ऊंचाई, हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ बढ़ती है, उसी प्रकार यहाँ पे जो है वो हायर प्रेशर से जो एयर है वो लंग्स की तरफ अप्रोच करती है, और नोस्ट्रिल से होते हुए जो एयर है वो हमारे लंग्स में पहुंच जाता है। तो बच्चों ये जो पैथर होती है, यानी कि ये जो प्रोसेस होती है, इसे हम लोग कहते हैं इनहेलेशन। यानी कि इनहेलेशन के टाइम में इतनी सारी चीजें हो रही होती है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सेलेशन में क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो एक्सेल कैसे करता है। एक्सेल मतलब बॉडी में से एयर बाहर कैसे निकलती है। तो देखो, अब जब एक्सेलेशन कर रहे होते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट फंक्शन होगा, यानी कि जो हमारा बॉडी है उसमें जो रिब्स हैं वो अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी कि अंदर की तरफ जाएंगे। वो थोड़ा जो चेस्ट अभी ऊपर आया था वो अब वापस नीचे जाएगा। और जो डायाफ्राम, अभी हमने देखा था इसके पहले वाले इमेज में कि जो डायाफ्राम वो नीचे आ रहा था ताकि अंदर में स्पेस जो है वो बढ़ सके, लेकिन अब यहाँ पे जो है डायाफ्राम वापस अपने पोजीशन पे चल जाएगा, और जो इस प्रकार से हमारा वॉल्यूम है कैविटी का वो कम पड़ जाएगा। और अब जब सभी चीज़ें अपनी पोजीशन पे आ जाती है तो अंदर का जो वॉल्यूम है ना वो घट जाता है, और वॉल्यूम जब घट जाता है तो फिर उसके अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। नहीं तो कोई भी बोतल वगैरह को हम बाहर से पुश करेंगे, दबाएंगे, तो उसके अंदर की जो हवाएं रहती है तो दब जाती है ना, प्रेशराइज हो जाती है, और उसकी जो क्वांटिटी है वो घट जाती है। सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा होता है, और इस चक्कर में क्या होती है, जो भी लंग्स के अंदर एयर होती है वो बाहर भाग जाती है और नोज से बाहर निकल जाती है। तो ये जो सारी प्रोसेस है वो हमारा ड्यूरिंग एक्सेलेशन हो रहा होता है, जब हम लोग एयर को छोड़ रहे होते हैं, यानी कि रिलीज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि व्हाट वी इनहेल एंड एक्सेल। हम लोग क्या इनहेल करते हैं, यानी कि किन चीज़ों को हम लोग लेते हैं एयर में से और किसे वापस छोड़ते हैं। देखो यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखना है, इनहेल जो एयर होती है उसमें ऑक्सीजन की जो परसेंटेज वो रहती है 21%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी रहती है 0.03%। ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब साइड में चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और या फिर इसे आप याद भी रख सकते हो। नेक्स्ट है एक्सेल लेयर, यानी कि एक्सेल लेयर वो एयर है जिससे हम लोग बॉडी में से बाहर निकालने वाले हैं। तो अब देखना ध्यान से यहाँ पे कि हमने जब ऑक्सीजन को लिया था तो वो 21% था, लेकिन अब जब हम लोग ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे तो इसकी जो परसेंटेज है वो कम हो गई है, और अब ये है सिर्फ और सिर्फ 16.4%। इसका मतलब जो ऑक्सीजन है इसकी हमने क्या करा, यूज करा, बहुत सारा ऑक्सीजन का हमने यूज कर लिया, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया 0.03%, और जब हम लोग छोड़ रहे होते तो 4.1% रिलीज कर रहे हैं। इसका मतलब जो ऑक्सीजन हमने लिया और उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, और इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। देखो लिखा है कि वी इनहेल एंड एक्सेल एयर, हम लोग हमेशा एयर को ही इनहेल करते हैं और एयर को ही एक्सेल करते हैं, लेकिन इसके अंदर एयर में कई सारी जो गैसेस हैं वो मिक्स रहती हैं। तो जब हम लोग ऑक्सीजन बेसिकली एयर को इनहेल कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो ऑक्सीजन है उसकी अमाउंट अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो जो ऑक्सीजन है ये कम हो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो डेंसिटी यानी उसका जो अमाउंट होती है ना वो बढ़ जाती है। तो ये था हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। कुछ एक्टिविटी दी हुई यहाँ पे, ये एक्टिविटी फर्स्ट तुम्हारा ये शो करने के लिए कि जो हम लोग जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो हम हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ही रिलीज करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बच्चों तो हमारे पास ना एक केमिकल होनी चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं लाइम वाटर। यदि आप लाइम वाटर को एक ग्लास में रखते हो कुछ इस प्रकार से और पूरे ग्लास को पैक कर देते हो, कार्डबोर्ड से ढक देते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो दो इमेज लेनी है, एक है आपका फर्स्ट जिसमें आपने क्या कहा, दोनों में आपने लाइम वाटर को ले लिया, और इसके बाद क्या करा आपने, दो ठो कॉर्क के हेल्प से, यहाँ पे ना कॉर्क लगी हुई है रबड़ की, समझो कुछ एक ऐसी चीज़ है इसमें दो छोटे छोटे छिद्र हैं, और उनमें आपने क्या किया, इन पाइप को लगा दिया। जो सेकेंड फिगर यहाँ पे आप क्या करोगे, इसमें मुंह से अपने माउथ से हवा डालोगे, यानी कि आप अपने माउथ से क्या करोगे, हवा जो है इस बोतल के अंदर डालोगे, और देखना ये जो फर्स्ट वाली पाइप है ना वो लिक्विड के अंदर गया हुआ है, और जो सेकेंड वाली पाइप है यानी कि जो नंबर 4 आपको दिख रहा है वो हमारा लिक्विड से थोड़ा ऊपर है। तो अब जब आप यहाँ पे हवा डालोगे थोड़ी सी बुलबुले निकलेंगे, यानी कि आपके माउथ से होकर के जो एयर इसमें आएगा वो एयर इस वाटर में मिक्स होगा। और ये जो फर्स्ट वाली फिगर दिख रहा है, यानी कि जो आपको ग्लास ए दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप क्या करो, इस छोटे वाले पाइप में से एयर को बस आपको खींचनी है, यानी कि फिर थोड़े टाइम के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि जो सेकेंड है ना, सेकेंड ग्लास जो है उसमें जिसमें लाइम वाटर रखा हुआ है वो थोड़ी सी बदल गई, उसके जो कलर्स हैं उसमें चेंजेस आ गए। और चेंजेस क्या आएगा कि जो लाइम वाटर इन ग्लास बी है वो टर्न्स मिल्की बट नॉट इन ग्लास ए। ग्लास ए जहाँ पे आपने एयर लिया था उसका कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो ग्लास बी था जहाँ पे अपने मुंह से लाइम वाटर में
आपने एयर को ब्लो किया था, मुंह से छोड़ा था, उसकी जो कलर है वो चेंज हो जाती है। और ये जो एक्सपेरिमेंट वो प्रूव करता है कि आपने जो मुंह से छोड़ा है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की तभी हो सकता है जब हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को पास कर। सेकेंड एक्टिविटी आपको डेमोन्स्ट्रेट करनी है ब्रीदिंग प्रोसेस, यानी कि ब्रीदिंग प्रोसेस जो है लंग्स में कैसे कार्य कर रही होती है। इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट दी हुई सेकंड में। और बच्चों इस एक्सपेरिमेंट देखो ना, बड़ा सिंपल, आप अपने चाहो तो घर पे भी कर सकते हो, इवन स्कूल में भी कर सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए वाई शेप की ग्लास ट्यूब, 2 ठो बलून चाहिए और एक रबर सीट और एक वैक्स चाहिए। इतनी चीज़ तो आपके पास है ही, आप सभी चीज़ों को इस्तेमाल बेसिकली अरेंजमेंट कर सकते हो। बस आपके पास एक वाई शेप की ग्लास ट्यूब शायद नहीं होंगी, तो ये आप चाहो तो वाई शेप की जो ग्लास ट्यूब है वो हमेशा आपको मैं बता दूं वो इस प्रकार की रहती हैं ऐसे। तो आप तो इसको आप बना सकते हो कुछ जुगाड़ वगैरह करके, या फिर मार्केट से परचेज कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे देखनी है कि जब आप इस तरह की एक्सपेरिमेंट करते हो, यहाँ पे फिगर में देखो मैं बता रहा हूँ, ये मान लो फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है। फर्स्ट फिगर में देखना हमें क्या करनी है, ये आपका कोई मान लो बोटल्स ले लिया, आपने यहाँ पे कॉर्क लगा दिया और कॉर्क में एक छोटी सी ऐसे पाइप डाल दी वाई शेप की ट्यूब की। ये प्लास्टिक बोतल है, वाई ट्यूब का आपने ये ग्लास ले लिया, नीचे उसके नीचे 2 ठो बलून आपने बांध दिया और उसके बाद आपने क्या किया, नीचे एक ना रबर सीट भी बांध दिया। रबर का सीट कहने का मतलब जैसे बलून होती है ना, तो बलून को समझो एक तरह से फाड़ के ऐसे इसके नीचे लगा दिया और अच्छे से फिक्स कर दो। और अब आप क्या करो, अपने हाथों से इसे अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचो। तो जैसे ही इस रबर सीप को अपने नीचे की तरफ खींचते हो तो फिर देखना कि इसके नीचे इसकी बोतल के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा और इसीलिए बाहर से जो एयर है वो इस बलून में चला जाएगा। और फिर जब वापस नेक्स्ट फिगर में आपको क्या करनी है, इसमें जो भी नीचे रबर बैंड आप लगा के रखो, रबर शीट लगा के रखो, इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करो, यानी कि आपने आपने फर्स्ट वाले में खींचा था तो अब इसको अंदर की तरफ डाल दो ताकि अंदर के जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए। तो अब आप देखते हो कि जैसे आप ऐसा करते हो तो अंदर का जो एयर का प्रेशर है वो बढ़ जाता है और जैसे ही एयर का प्रेशर बढ़ता है तो जो वॉल्यूम है, अच्छा जो बलून है वो सिकुड़ जाता है और इसके अंदर की जो एयर है वो बाहर निकल आती है। और कुछ इस प्रकार का ही जो फंक्शन है वो हमारे बच्चों लंग्स में भी हो रहा होता है। यहाँ पे देखो ये नीचे डायाफ्राम है, जब हम लोग डायाफ्राम को खींचते हैं तो नीचे का जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है और जब एयर प्रेशर कम होती है तो बाहर से एयर लंग्स में आता है। और सेकेंड वाले फिगर में देखो हम लोग डायाफ्राम को अपवर्ड मूव करते हैं, अदर बॉडी में हो रही होती है, तो अब जो लंग्स के अंदर एयर होती है उसकी प्रेशर बढ़ जाती है और इस वजह से जो एयर है वो वहाँ से बाहर आ जाता है। तो इन एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट होती है, यहाँ पे आपको चेक करने क्या हम लोग जब ब्रीदिंग करते हैं तो साइज हमारा चेस्ट की इंक्रीज होती है या नहीं। तो इसके लिए आप एक मेजरिंग टेप ले सकते हो, एक पेन और पेपर ले सकते हो और अब अपनी दोस्त को सामने खड़ा करके बोलो कि भाई तुम एक बार ब्रीद इन करो, तो जब वो ब्रीद इन करे तब उसकी चेस्ट की जो मेजरमेंट कर लो और फिर जब वो ब्रीद आउट करे और उसके बाद भी आप इसकी जो मेजरमेंट है वो ले लो। उसके बाद आप अंतर फाइंड कर सकते हो और अंतर फाइंड में आप ये अंतर जब फाइंड करोगे तब आपको पता चलेगा कि जो जब हम लोग इनहेल किए हुए यानी ऑक्सीजन को लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तब हमारा जो चेस्ट की साइज है वो बढ़ जाती है। चलो कुछ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देनी है, मतलब कि दोस्तों के नाम लिखनी है और आपको बताने कि इनहेलेशन में क्या उसका चेस्ट का साइज था, एक्सहेलेशन में क्या साइज था और फिर इनमें क्या डिफरेंस आया। तो ये एक्टिविटी आप बच्चों कर सकते हो, काफ़ी सिंपल सी चीज़ें। और मैं जो अब आपको नेक्स्ट टॉपिक कराने वाला हूँ ये है इफेक्ट ऑफ इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी ऑन ब्रीदिंग। यदि हम लोग फिजिकल एक्टिविटी कुछ ज़्यादा कर रहे होते हैं तो हमारे ब्रीदिंग के रेट में, ब्रीदिंग में क्या प्रभाव आता है, ब्रीदिंग के रेट में क्या कुछ चेंजेस आती है क्या, जब आप फास्ट रनिंग करते हो, जब आप स्लो रनिंग करते हो, जब आप सिर्फ वॉक कर रहे होते हो या फिर जब रूम में बैठे रहते हो, क्या हर वक्त आप एक ही लगातार एक ही तरह के सांस ले रहे होते हो, ब्रीदिंग कर रहे होते हो, या कभी ब्रीदिंग लेने का जो रेट है वो बढ़ भी जाती है। देखो लिखा है कि जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं या फिर एक्सलेशन करते हैं तो दोनों ही टाइम में तो एक बार में हम इनहेलेशन करते हैं या फिर एक्सलेशन करते हैं। तो यदि हम लोग एक सांस की बात करें यानी कि वन ब्रीथ की बात करें, इसका मतलब होगा वन इनहेलेशन एंड वन एक्सलेशन, यानी कि एक बार श्वास लेनी है और एक बार छोड़ देनी है। तो ये पूरी जो इनहेलेशन और एक्सलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तब हम लोग बोलेंगे कि वन ब्रीथ हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसी प्रकार से जब हम लोग नॉर्मली श्वास ले रहे होते हैं, मतलब 1 मिनट में कितना बार हमने श्वास लिया और छोड़ा, इसकी जो नंबर होती है किसी एक पर्सन के द्वारा, उसको बच्चों हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग रेट। अब नॉर्मली जो भी लोग होता है वो 16 से 18 टाइम्स 1 मिनट में ब्रीथ कर रहा होता है। आप चेक कर सकते हो, बच्चे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हो।
बेसिकली 16 से 18 बार जो 1 मिनट में हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग करना मतलब एक बार लेते भी हैं और छोड़ते भी, यानी कि 16 बार लेते हैं और 16 बार हम लोग उसे रिलीज भी करते हैं। लेकिन ये जो ब्रीदिंग रेट है वो कभी कभार चेंज हो जाता है, लगभग ये 25-30 के आसपास पहुंच जाता है जब हम लोग फास्ट रनिंग कर रहे होते हैं, यानी कि यदि हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, तो हमारा जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो बढ़ जाती है। और इसी प्रकार से जब हम लोग कभी बहुत दिनों से खाए पिए नहीं रहते हैं, बहुत भूखे रहते हैं, शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, तो जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो लिटर भी धीरे धीरे कम भी हो जाता है। तो चलो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिए हुए है, और एक्सपेरिमेंट ये है कि आपको क्या करनी है, अपने दोस्तों के साथ एक गेम खेलनी है। और गेम ऐसा है कि आपको ब्रीदिंग करनी है नॉर्मल कंडीशन में, और एक बार 200 मीटर दौड़ने के बाद, एक बार फास्ट 100 मीटर रनिंग करने के बाद, और फिर एक बार पूरी कंप्लीट रेस्ट करने के बाद। तो हर बार जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो जो आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग होगा वो अलग आएगा। इसको लेकर कंपैरिजन करनी है। तो बच्चों ये एक जो छोटे से एक्सपेरिमेंट, ये खुद से आप कर भी सकते हो, इसीलिए ये टॉपिक मैं आप पे छोड़ता हूँ। चलो अब मैं इस चैप्टर की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो, वो हमारा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन से कंप्लीट करते हैं। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में, जैसे हमने इस टॉपिक को आज की क्लास को पढ़ना स्टार्ट किया था, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग के बारे में, उसके बाद एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब बारी आ गया है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टाइप का जो हमारा प्रोसेस है उसे कंप्लीट करने की। तो बच्चों देखो ध्यान से, सेकेंड पार्ट में हमारा क्या है, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है, यहाँ पे आपको ये पढ़ना है कि ड्यूरिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एयर एंड ब्लड इन एल्वेली ऑफ लंग्स। तो ये जो चीज़ है, बाहर से एयर लेना, एल्वेली से फिर उसको बाहर निकाल देना, ये कहलाती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में आ रहा होता है एल्वेली के थ्रू। ये जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन, आपको पता होना चाहिए कि ब्लड में ना हीमोग्लोबिन होती है। जब आप बीमार हो जाते हो, हॉस्पिटल जाते हो, तो डॉक्टर ना आपको ब्लड चेक कर रही होती है, वहाँ पे वो आपका हीमोग्लोबिन चेक करता है, मलेरिया है, टाइफाइड है, पता नहीं कई प्रकार की जो चीज़ें हैं उसकी चेकिंग करी जा रही होती है, यानी कि बेसिकली वो टेस्ट कर रहा होता है। तो आपको याद रखनी है कि जो हमारा ऑक्सीजन है, ब्रीदिंग करने के बाद वो हीमोग्लोबिन में मिक्स होती है, और मिक्स होने के बाद ये बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में मिलने के बाद क्या बन जाता है बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो कैरी करता है ब्लड को बॉडी के सेल तक। आपको पता होना चाहिए हमारे जो बॉडी का प्रत्येक पार्ट है ना, वो सेल से बनी हुई है, कोशिका से बनी हुई है। तो जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन करके ब्लड में मिक्स होकर के सभी सेल तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस एल्वेली में और फिर लंग्स में, और लंग्स से होकर के वो नोज के थ्रू होकर बाहर निकल जाता है। तो ये कहलाती है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और अब जाके हमें देखनी है कि आखिर ये इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि एक्सटर्नल मतलब बाहर बाहर से, तो इंटरनल कहना मतलब बॉडी के अंदर कुछ हो रहा होगा। तो हाँ बच्चों, क्या लिखा है कि ऑन रीचिंग द सेल, जब जो हमारा हीमोग्लोबिन है, यानी कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो सेल में पहुंचता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो जाती है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। वहाँ पे ऑक्सीजन जाके वो बेसिकली छोड़ देता है। तो इसको ऐसे समझो, हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे लिए बस की तरह काम करता है। जैसे आपका स्कूल बस क्या करती है, आपको उस घर से उठाती है और स्कूल में पटक देती है, और फिर छुट्टी हो जाने के बाद स्कूल से उठाती है और घर में फेंक देती है। ठीक उसी प्रकार से जो हीमोग्लोबिन वो क्या करती है, ऑक्सीजन को लंग्स में लेती है और सेल में पहुंचा देती है, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और फिर उसे वापस लंग्स में छोड़ आती है। यानी कि ये हीमोग्लोबिन का जो काम है वो बस 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 वाली काम करनी है। आगे लिखा है द रिलीज ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड एंटर द सेल। और ये जो हमारा रिलीज ऑक्सीजन है ना, जो ऑक्सीजन को अभी हीमोग्लोबिन लेके आया, वो अब सेल में एंटर करती है। ऑन द अदर हैंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल एंटर्स द ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अब सेल से ब्लड में आती है। तो इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। क्वेश्चन आपके आते हैं तो आप यहाँ से आज का आंसर लिख सकते हो। दिस वन इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन एंड हियर इट इज रिटन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर 5.5, और इसमें समझाया गया आपको कि किस प्रकार से जो पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो होती है फिगर के माध्यम से। देखो क्या लिखा है कि इन्वायरमेंट सबसे ऊपर में है, और हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में से फ्रेश एयर को लेते हैं। ये जो पार्ट है ये हमारा लंग्स है, ये हमारा ब्लड है, और ये हमारा सेल है। तो एयर जो है वो लंग्स में आती है, लंग्स में आने के बाद ये ब्लड के पास आती है। ब्लड जो है वो इस लंग्स को पहुंचा देता है बॉडी के सेल के पास, यानी कि हर एक कोशिकाओं के पास। अब इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल होती है बॉडी सेल में, और यहाँ पे बनता है एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। इस एनर्जी का इस्तेमाल तो हमने कर लिया, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे वापस भेजनी होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर से ब्लड में आके मिक्स होगा, और जो ब्लड है इसको वापस पहुंचा देगा हमारे फेफड़े के पास। फेफड़े के पास आने के बाद जो फेफड़ा क्या करेगा, जो हमारा लंग्स है वो क्या करेगा, इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा, और फिर नोज के थ्रू इसे वापस एनवायरनमेंट में छोड़ देगा। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस
रेस्पिरेशन का टॉपिक बच्चों, और शायद लास्ट टॉपिक भी है, वो है सेलुलर रेस्पिरेशन और सेल रेस्पिरेशन। सेल रेस्पिरेशन इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ग्लूकोज का यहाँ पे होता है ब्रेक डाउन ऑक्सीजन के हेल्प से, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। एनर्जी का इस्तेमाल हमारा बॉडी कर लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वापस ब्लड में मिला के लंग्स में पहुंचा के और लंग्स से निकाल के नोज के थ्रू हवा में मिला देते हैं, है ना। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हमारा बच्चा हुआ, जो कि मैंने आपको कहा था ना स्टार्टिंग में कि मैं एंड में बताऊंगा, और वही टॉपिक ये है कि आपको बताने की ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम्स में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मान के लर्न कर सकते हो, कॉपी में नोट कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या लिखा है ब्रीदिंग में कि ब्रीदिंग इज ए मैकेनिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग जो है हमारा एक मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें मसल्स इन्वॉल्व होता है, और रेस्पिरेशन जो है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज के साथ मिक्स हो रहा होता है, फिर वो एनर्जी वगैरह देने का काम करता है। सेकेंड में है कि इट इज पंपिंग ऑफ एयर इनटू आउट ऑफ द लंग्स। ब्रीदिंग मतलब क्या हुआ कि एयर को पंप करनी है, यानी कि लंग्स में लेनी है और फिर लंग्स में से बाहर निकालनी है। लेकिन जो रेस्पिरेशन है उसमें 2 चीजें इन्वॉल्व होती है। पहला, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एयर। ब्लड से जो गैसेस है वो एयर में जाती है, और फिर एयर से जो गैसेस है वो ब्लड में आती है। दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। और जब हमारा जो ऑक्सीजन है वो पहुंच जाता है कोशिकाओं के पास, सेल के पास, और सेल में जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्लूकोज होती है उसका ब्रेक डाउन होती है, और इस प्रकार से वहां से एनर्जी रिलीज होता है। तो ये कहलाता है हमारा रेस्पिरेशन। लेकिन ब्रीदिंग में थर्ड स्टेप लिखा हुआ है कि इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल फॉर रेस्पिरेशन। देखो ब्रीदिंग में क्या होती है, जब हम लोग फ्रेश एयर को लेते हैं तो ये फ्रेश एयर का जो इस्तेमाल है वो रेस्पिरेशन के लिए होती है। लेकिन रेस्पिरेशन में जो है इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल एनर्जी देने के लिए होती है, और इस एनर्जी का यूज है वो वेरियस लाइफ एक्टिविटीज और प्रोसेस में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट लिखा है कि जो ब्रीदिंग है इट अक्यूर्स इन लंग्स। जो ब्रीदिंग है वो हमारे फेफड़ों में होती है, और आउटसाइड द सेल हो रही होती है। जो शरीर के अन्य कोशिकाएं हैं उनके बाहर हो रही होती है। लेकिन जो हमारा रेस्पिरेशन है इट ऑक्यूर्स इन लंग्स, ये लंग्स में तो होती है, आउटसाइड द सेल और विद इन द सेल, यानी कि कंप्लीट जो ब्रीदिंग वाली प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन है। इसको ऐसे शॉर्ट में समझ सकते हो, ऑल ब्रीदिंग प्रोसेसेस आर रेस्पिरेशन बट नॉट ऑल रेस्पिरेशन प्रोसेसेस आर ब्रीदिंग। यानी कि रेस्पिरेशन में थोड़ी ज़्यादा फंक्शन हो रही होती है, प्रोसेस हो रही होती है। ब्रीदिंग का बस काम इतना है, ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाना, लंग्स को बाहर निकालना। अब उसके आगे का जो काम है वो कंप्लीट कहलाता है हमारा रेस्पिरेशन। तो बच्चों आज की इस वीडियो को एंड हम लोग यहीं पे करेंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।